Welcome students. So I already promised you. So I have to provide a video related to the other principles of accounting. Clear? So in last video I already provided assumptions of accounting principles or the concepts of accounting principle. Clear? So we already discussed three assumptions which are also known as the concepts of accounting principle. Clear? So now today we are going to start the concepts of accounting principle. Means we have to discuss accounting principles. So firstly I have to start the principle which is known as business entity. Clear? So what do you mean by business entity? Clear? Basically it is also known as accounting entity. Accounting entity. Clear? चलिए हम बात करते हैं. So basically this principle shows about the entity of a business. So basically according to this principle business and owner both are different from each other. Clear? कहने का मतलब है कि ये प्रिंसिपल कह रहा है कि ओनर और बिजनेस दोनों ही अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अलग है. क्लियर? तो इसलिए चाहे आप अकाउंटिंग एंटिटी कह लीजिए या बिजनेस एंटिटी दोनों ही बातें सेम है. क्लियर? तो इसका कहने का मतलब है कि जो ओनर है और जो बिजनेस है बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. क्लियर? दोनों लोग एक पर्सन नहीं है, दोनों लोग अलग अलग पर्सन है. क्लियर? तो यानी कहने का मतलब है इसीलिए देखिए इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो एक बिजनेसमैन है या जो कोई भी पर्सन अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है. क्लियर? तो इफ एनीवन वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, इफ ही इन्वेस्ट एनी अमाउंट इन अ बिजनेस इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल. मींस कोई भी जो पर्सन बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो जो भी अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट क्या कहला रहा है? कैपिटल. किसके लिए? फर्म के लिए. इसलिए यहां पे क्या है, फर्म अलग पर्सन है और जो पर्सन है जो ओनर है वो अलग है. दोनों लोग कभी सेम नहीं होते. क्लियर? तो ओनर ने जो पैसा बिजनेस में लगाया वो बिजनेस के लिए क्या है? कैपिटल. और कैपिटल क्या होता है? लायबिलिटी होता है. तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पैसा जो ओनर ने लगाया वो क्या है? लायबिलिटी है. क्यों? क्योंकि बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ओनर को उस पैसे पे रिटर्न दे. आ गई बात समझ में? लेकिन ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो जो पैसा ओनर उसमें लगा रहा है वो उसका इन्वेस्टमेंट है. मींस एक तरह से उसका क्या है? एसेट्स है ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से. क्लियर? क्लियर? क्योंकि वो जो पैसा लगा रहा है वो अर्निंग के लिए लगा रहा है. क्लियर? तो इसीलिए यहां पे दोनों बिल्कुल अलग है. अच्छा, इसको मैं एक और अच्छे एग्जांपल के बेस पे आपको कैटेगराइज करके बताता हूं. बेसिकली इफ यू परचेज्ड एनी गुड्स, if you have a transport business and you purchased a vehicle from Tata Motors, you purchase a truck from Tata Motors, but you anytime you write a motor car or the truck purchased from the Ratan Tata, you never write this na. So you always purchase, what you write? You write the name of assets, you write the name of company, you write the name of firm, you never write the name of owner. Clear? तो देखिए जब भी हम बिजनेस करते हैं, ये तो मैंने बहुत बड़ा एग्जांपल लिया एक बड़ी कंपनी का कि चलो हम टाटा मोटर्स का अगर हमने कोई ट्रक खरीदा है या हमने टाटा की कोई कार खरीदी है. क्लियर? और उसका नाम क्या हम रतन टाटा से थोड़े लिख सकते हैं या उसके ओनर का नाम थोड़े लिखेंगे. हम वहां क्या लिखते हैं? जो हमने जिस कंपनी से हमने खरीदा उस कंपनी का नाम मेंशन करते हैं. तो यानी यहाँ पे क्या है? ओनर अलग है और फर्म अलग है. क्लियर? इसी तरह से अगर आप एक छोटी सी दुकान की बात करें, मीन्स एक परचून की भी दुकान होती है, हर एक दुकान क्या की है? रजिस्टर्ड कराई जाती है. तो देखिए जब भी उस परचून की दुकान पे भी जो सामान सप्लाई हो रहा है, क्लियर, जो भी सप्लायर से वो सामान खरीदता है वो क्या है? सप्लायर जो सामान दे रहा है वो किसके नाम से दे रहा है? उस दुकान के नाम से दे रहा है, ना कि उस ओनर के नाम से बिल बनता है. आ गई बात समझ में? आप कभी भी दुकान से बिल लीजिए तो क्या वहां पे उस ओनर का नाम लिखा होता है? नहीं. ओनर का हो सकता है कि नीचे नाम लिखा हो लेकिन ऊपर जो फ्रंट में नाम होगा वो क्या होगा? फर्म का नाम होगा. इसलिए ओनर और फर्म बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. क्लियर? तो ये यही कह रहा है, ये प्रिंसिपल कहता है कि ओनर एंड बिजनेस. क्लियर? कौन? ओनर एंड बिजनेस बोथ आर डिफरेंट. मींस इसकी एक अलग आइडेंटिटी है और इसकी एक अलग आइडेंटिटी है. क्लियर? मींस
अगर हम कोई भी बिजनेस में एसेट्स खरीदते हैं तो वो ओनर के नाम पे नहीं कभी खरीदा जाता। क्लियर? मान के चलिए अगर हम एक बिजनेस रन कर रहे हैं, हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, हमारी फर्म का नाम है त्रिपाठी एंड सन्स। क्लियर? तो त्रिपाठी एंड सन्स हमारी फर्म का नाम है, तो जो भी एसेट्स खरीद के आएगा वो किसके नाम पे आएगा? फर्म के नाम पे खरीद के आएगा। क्लियर? या मान के चलो हमारा AB एंड कंपनी, हमारा क्या नाम है? AB एंड कंपनी फर्म का नाम है, तो जो भी एसेट्स हम खरीदेंगे वो इस नाम पे खरीदेंगे, ना कि ओनर के। जैसे हमारा ओनर का नाम है मान लीजिए विवेक। क्लियर? तो ओनर के नाम पे एसेट्स नहीं खरीदा जाएगा, एसेट्स किसके नाम पे खरीदा जाएगा? इस कंपनी के नाम पे। इसीलिए ओनर एंड फर्म बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्लियर? तो बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है वो बिजनेस वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। अगर किसी ओनर की पर्सनल कोई ट्रांजैक्शन है तो वो हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कभी भी किसी ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन को वहां पे रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर? जैसे एक इसका और एक सिंपल सा एग्जांपल है, मान के चलिए कि अगर किसी ओनर ने अपने पर्सनल बाइक खरीदी है तो उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, वो अपने पर्सनल घर के यूज के लिए ले रहा है, तो उसको हम बिजनेस की अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर? आ गई बात समझ में? तो ये है हमारा डिफरेंस कि ओनर और बिजनेस दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये कौन कह रहा है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कह रहा है। कौन कह रहा है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। क्लियर? चलिए अब हमारा सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है? ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल है हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। क्लियर? क्या है हमारा? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। क्लियर? तो देखिए ये क्या कहता है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि जब भी हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं तो अकाउंटिंग का जो टाइम पीरियड है वो क्या होना चाहिए। मींस हमको हर साल अकाउंट कितने दिन बाद प्रिपेयर करना चाहिए। बेसिकली जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हमें तो बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस के लिए हम जब अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अकाउंटिंग किस लिए कर रहे हैं? उस बिजनेस में रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो हमें कम से कम टाइम में रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो इसलिए जो हमारा गैप है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डिफाइन किए सारे प्रिंसिपल, उसमें डिफाइन किया गया है कि किसी भी कंपनी को मिनिमम एक साल में और मैक्सिमम, यही मैक्सिमम टाइम भी, हर कंपनी को एक साल के अंदर यानी 12 महीने के अंदर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करना है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो बेसिकली अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि द अकाउंटिंग शुड बी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंस ऑफ एवरी 12 मंथ। कहने का मतलब है हर 12 महीने के अंतर में हमें अकाउंटिंग प्रिपेयर करनी है किसी भी बिजनेस में। क्लियर? तो देखिए यहां पे अब जब हम अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहे हैं तो वो सिंपल सी बात है, कितने मंथ का है? 12 महीने का। क्लियर? तो किसी भी बिजनेस में अगर कोई भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसकी जब अकाउंटिंग प्रिपेयर होगी, उसका जब प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर होगा, बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी, फाइनल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर होगा, वो कब प्रिपेयर होगा? हर 12 महीने के गैप में प्रिपेयर होगा। क्लियर? इससे क्या होगा? हमें कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट कर पाएंगे, हम लोग कंपनी की प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट कर पाएंगे कि अभी हम कहां पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं। क्लियर? तो ये तो बात हो गई कि अकाउंटिंग पीरियड में हम क्या क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अगर अकाउंटिंग पीरियड हम अप्लाई करते हैं। ठीक, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा कि एक कंडीशन क्या है ना, 12 महीने का होना चाहिए। लेकिन ये पता है जो नए बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, अगर हमने कोई नया बिजनेस सेटअप किया है या कोई हमारा न्यू बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ जो कि हमने नवंबर में स्टार्ट किया, तो अब हम चाह रहे हैं कि हम अपना साल हर साल 31 मार्च को ही क्लोज करें अपना ईयर। क्लियर? तो अगर हम 31 मार्च को ही ईयर क्लोज करना चाहते हैं देन द न्यू फर्म ओनली हैव परमिशन टू मेक अकाउंटिंग एनी मंथ व्हाट दे वांट। क्लियर? मीन जितने भी मंथ की वो अकाउंटिंग करना चाहें, लेस देन 12 मंथ, कितने भी मंथ की वो अकाउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन कौन? केवल नई फर्म के पास ये परमिशन होती है। क्लियर? कि अगर कोई नई फर्म एस्टेब्लिश हुई है और हमने मान के चलो नवंबर में एस्टेब्लिश किया और ईयर हमारा 31 मार्च को हम क्लोज करना चाहते हैं हर साल, तो हम 31 मार्च को क्लोज कर देंगे। क्लियर? तो अगर हमने नवंबर को स्टार्ट किया तो कितने महीने की अकाउंटिंग हुई? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ की अकाउंटिंग की। यहाँ तो पूरी 12 मंथ क्यों नहीं? तो कहने का मतलब है केवल न्यू फर्म के लिए या नए बिजनेस के लिए ये छूट दी गई है, लेकिन बाकी के जो बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहे हैं उनके लिए हर 12 महीने में उनकी अकाउंटिंग होनी चाहिए, हर 12 महीने में उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होना चाहिए। क्लियर?
ये कौन कहता है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है। क्लियर? तो बेसिकली हमारे पास देखिए ईयर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, जो कि हमारे इंडिया में जो हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। क्लियर? और एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर। क्लियर? ये कैलेंडर ईयर भी हमारा अकाउंटिंग ईयर हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर हो सकता है। क्लियर? बट कैलेंडर ईयर जो है वो क्या है आपका? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। बेसिकली ये जो ईयर है मोस्टली फॉरेन कंट्री की कंपनीज यूज करती हैं, हर कंट्री का अपना अपना अलग तरीके का ईयर है। क्लियर? बट जो हमारा ईयर है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। क्लियर? क्योंकि जो इंडियन अकॉर्डिंग, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है या मार्च एंड से स्टार्ट होता है। जो हमारे हिंदी के महीने हैं उसके हिसाब से हमारा जो नया साल है वो मार्च एंड से स्टार्ट होता है। क्लियर? तो इसीलिए हमने उसके लिए एक एवरेज डेट ले लिया, वो क्या ले लिया? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च हम अपना फाइनेंशियल ईयर कंसीडर करते हैं। क्लियर? तो ये तो बात हो गई अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल की। क्लियर? अब आते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट। देखिए हमारा जो थर्ड प्रिंसिपल है वो क्या है? मैचिंग प्रिंसिपल। क्लियर? तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल जैसे कि नाम से ही क्लियर, हम दो चीजों को मैच कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैचिंग प्रिंसिपल है, यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस के बीच। किसके बीच? रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। क्लियर? आ गई बात समझ में? तो यहां पे क्या कर रहे हैं हम? रेवेन्यू एंड एक्सपेंस का कंपैरिजन कर रहे हैं। क्लियर? मींस इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। प्लीज, तो ये क्या होता है, हम क्यों करते हैं? तो देखिए यहां पे कह रहे हैं कि जब भी हम किसी भी फर्म में प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करते हैं तो जो हमने रेवेन्यू जनरेट किया उसमें से हम सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तभी तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। यानी अगर हम बात करें प्रॉफिट की, क्लियर, प्रॉफिट की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारा? उसको हम कहेंगे कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। क्लियर? तो अगर हम रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करें, वेरी गुड, कंपैरिजन कर रहे हैं हम रेवेन्यू और एक्सपेंस का। ये कोई नई बात क्या है इसमें? तो देखिए ये प्रिंसिपल नई बात क्या बता रहा है आपको? ये तो हमें पता था कि भाई प्रॉफिट निकालना है तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस हमें करना पड़ेगा, लेकिन ये कह रहा है कि ये प्रिंसिपल कहता है कि हम उस साल का अगर एक्सपेंस है तो उसी साल के रेवेन्यू से हम कंपेयर करेंगे। क्लियर? मींस जैसे 2019 का कोई भी एक्सपेंस है वो 2019 के रेवेन्यू से ही कंपेयर किया जाएगा, उसका कंपैरिजन हम 2020 के रेवेन्यू में नहीं करेंगे। मींस हम 2020 में हम उसे कैरी फॉरवर्ड एक्सपेंस को नहीं करेंगे। क्लियर? यानी जिस साल का एक्सपेंस है वो उसी साल के रेवेन्यू से कंपेयर करना है, उसे हमें ना उसके पिछले वाले साल से कंपेयर करना है और ना ही आने वाले अगले साल से कंपेयर करना है। ये कौन कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल कहता है। क्लियर? तो जैसे इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, डेप्रिसिएशन एसेट्स पे चार्ज होता है, तो ऐसा नहीं कि जो डेप्रिसिएशन इस साल चार्ज हुआ तो उसको हम अगले साल उसको माइनस करेंगे प्रॉफिट में से, या जो भी हमारा रेवेन्यू आएगा उसमें से माइनस करेंगे, नहीं। अगर इस साल का डेप्रिसिएशन तो इसी साल के रेवेन्यू में से वो माइनस होगा। क्लियर? इसी तरह से जैसे हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो कि हमारे आउटस्टैंडिंग है। क्लियर? तो जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं? भाई अभी एक्सपेंस तो हो गया बट हमने पेड तो किया नहीं, वो तो पेड हम अगले साल करने वाले हैं। आउटस्टैंडिंग तभी तो है, मींस एक्सपेंसेस हो गए बट हमने पे नहीं किए। हमें पे करना था मार्च की सैलरी, लेकिन हमने मार्च की सैलरी अभी पे नहीं की। हम कब पे कर रहे हैं? अप्रैल में। तो कब पे कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, एक्सपेंस कब का है? वो मार्च 2019 का है, तो 2019 के रेवेन्यू में से ही वो माइनस होगा, भले वो मिले जाके 2020 में। क्लियर? तो ये समझना है यहाँ पे कि मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है। ये कहता है कि जिस ईयर का एक्सपेंस है वो उसी ईयर के रेवेन्यू से कंपेयर किया जाएगा और उसी ईयर के रेवेन्यू से माइनस किया जाएगा। क्लियर? ये कौन कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल कहता है। क्लियर? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ, कॉस्ट प्रिंसिपल। क्लियर? ये क्या कहता है? कॉस्ट प्रिंसिपल, या फिर हम इसको कई जगह आपको लिखा मिल जाएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। क्लियर?
तो देखिए आप चाहे कॉस्ट प्रिंसिपल कहिए या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या है वो अभी आपको समझ में आएगा हम इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट क्यों कहते हैं। देखिए ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी एसेट्स हम बिजनेस में अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी भी एसेट्स की वैल्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो हमेशा उसके परचेज प्राइस पे ही रिकॉर्ड होगी। क्लियर? ना कि जो मार्केट में इस समय उसका प्रेजेंट प्राइस है या जो प्रेजेंट वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? मान के चलिए, एज्यूम कर लीजिए कि आप एक मशीन खरीद के लाते हैं जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए थी। अच्छा, अब वो खरीद के लाए और आपने उसको इंस्टॉल करा। भाई जरूरी खरीद के लाते ही थोड़े वो इंस्टॉल हो जाएगी, चलने लग जाएगी। खरीद के लाए तो उसको इंस्टॉल कराने में हमने कुछ खर्च किया, मान लो 10,000 रुपये हमने खर्च किए, तो अब उस मशीन की कॉस्ट क्या हो गई? 1,10,000 हो गई, 1,10,000 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे? जो 1,10,000 है यही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये उस मशीन की जो परचेज प्राइस है वो क्या है? 1,10,000। मीन्स जब भी हम कोई नई मशीन खरीद के लाते हैं और उस पर जो भी खर्च होता है नई मशीन पे, वो सारा कुछ हम उसी की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं और उसी को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्विजिशन प्राइस। एक्विजिशन प्राइस मतलब होता है प्राइस ऑफ परचेज, मीन्स जितने अमाउंट पे हमने उस एसेट्स को परचेज किया है उसे हम एक्विजिशन प्राइस कहते हैं। क्लियर? तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जिस अमाउंट पे आप उसे परचेज करें उसी पे आप हमेशा अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे, और दिन प्रतिदिन जैसे हम उसको ईयर बाय ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो हर साल उस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन अगर बाय द वे हम कहें कि हमने कोई मशीन खरीदी है पुरानी, लेकिन आज की डेट में उसी मशीन की मार्केट वैल्यू 1.5 लाख रुपए हो जाए, जो कि हम 1,10,000 की पड़ी थी, तो हम 1.5 लाख रुपए हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर लेंगे। हम 1,50,000 को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? जो हमारी पहले प्राइस थी उस पर जो डेप्रिसिएशन लग के जो अमाउंट आ रहा है वही हम अपनी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? ये कौन कहता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है। क्लियर है यहाँ पे? आई होप सो आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कह रहा है या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कह रहा है। क्लियर? अच्छा, अब एक हमारा प्रिंसिपल आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। क्लियर? तो देखिए मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है। मनी मेजरमेंट जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी हम अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। मींस हम अकाउंटिंग में केवल वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसकी मॉनेटरी फॉर्म में वैल्यू की जा सके, जिसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? अगर कोई ऐसी चीज है जिसे हम इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट नहीं कर सकते तो हम उसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल है। क्लियर? अगर मैं कहूं कि हमारा एक एम्प्लॉय है, बहुत ऑनेस्ट है, तो उसकी ऑनेस्टी की क्या कोई वैल्यू अगर है, ठीक है, उसका कोई प्राइस है जो हम उसको ऑनेस्टी का दे रहे हैं, तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज हम कोई भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं करते, हम हमेशा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं। कहां पे? अकाउंटिंग में। क्वांटिटेटिव मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू हम मनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम उसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम उसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्लियर? तो अगर हम बात करें कि हम जो है बीमार हैं, हमारा एम्प्लॉय बीमार हो गया या स्ट्राइक हो गई बिजनेस में, ठीक है, स्ट्राइक होने से लॉस हो रहा है, तो स्ट्राइक का क्या है? स्ट्राइक की कोई मनी फॉर्म में वैल्यू तो है नहीं, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उसको भी मनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम रिकॉर्ड कर पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर आप उसे इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी हम आगे पढ़ेंगे गुडविल के बारे में, या मैंने पहले भी पढ़ाया गुडविल। ठीक है, गुडविल हमारा क्या इनटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल मतलब क्या होता है? रेपुटेशन, कि आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर? कि इस दुकान की मिठाई बहुत अच्छी, कामधेनु की स्वीट्स बहुत अच्छे हैं, रमाकांत का स्वीट बहुत अच्छा है। अच्छा है ना, तो इस अच्छे क्या है? ये उसकी गुडविल है कि हम बोल रहे हैं अच्छा है। क्लियर? लेकिन इसको इन टर्म्स ऑफ मनी अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यूएट नहीं कर सकते
तो हम इसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। क्लियर? ये कौन कहता है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है। क्लियर? चलिए, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के बाद हमारा जो आता है वो आता है हमारा सिक्स हमारा आता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्या आता है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल। क्लियर? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कह लीजिए, प्रिंसिपल, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं। क्लियर? तो देखिए, तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग में जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं, हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। मींस अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी ट्रांजैक्शन हैव टू इफेक्ट्स इन अकाउंटिंग, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। क्लियर? तो देखिए, ये क्या कह रहा है हमारा, ये हमारा जो प्रिंसिपल है, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, ये कहता है कि तो वो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? देखिए, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लियर? मींस अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो इस इक्वेशन को हमेशा इक्वलाइज कर देगी। इक्वलाइज करने का मतलब है उसका इफेक्ट दोनों साइड होगा, एक साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारा हम जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, और इस सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन मिनिमम दो जगह इफेक्ट करती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। क्लियर? यानी अगर कोई भी आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो उसका एक साइड डेबिट में रिकॉर्ड होगा और एक ट्रांजैक्शन उसकी क्रेडिट में रिकॉर्ड होगी। क्लियर? तो ये क्या कह रहा है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। जैसा कि हमने सुना है, हम लोग सुनते भी हैं कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसी तरह हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो ये इक्वेशन जो है इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करती है, इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, ये था हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो यहां तक हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं।